नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। नाज़रीन सीपेक पाकिस्तान का एक बहुत ही अहम प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हर हुकूमत मुशर्रफ साहब से लेकर जनाब जरदारी साहब, नवाज़ शरीफ साहब, हर हुकूमत कहती है कि ये हमारा कारनामा है और इसे पाकिस्तान का इक़्तिसादी शहरक कही जाती है और ये पाकिस्तान का मुस्तक़बिल है। तो आइए आज हम इस पे प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन आज मैं जर्मन जो बहुत ही मारूफ़ जर्मन नशरियाती इदारा है जिसे हम डॉयचे वेले कहते हैं, उसने आज एक न्यूज़ ब्रेक की है और उसने ये कहा है कि ये मैं दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पे, इसके बारे में बहुत सी डिटेल है, ये मेरे हाथ में है। उसने सीपेक के बारे में कहा है कि जी मौजूदा हुकूमत ने सीपेक न सिर्फ सुस्त रवैये का शिकार है बल्कि इसे तकरीबन ख़त्म कर दिया है और शायद उसकी वजह इन्होंने ये बताई है कि जी अमेरिका को खुश करने के लिए, क्योंकि अमेरिका सीपेक के हवाले से पहले ही नाखुश था, तो उसे खुश करने के लिए मौजूदा हुकूमत ने सीपेक तकरीबन सुस्त कर दिया है और ये आगे इसको तकरीबन बंद कर दिया जाएगा। और इस हवाले से भी उन्होंने कहा है, बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन इस हवाले से भी उन्होंने कहा है कि मुराद सईद साहब जो एक वज़ीर हैं, उन्होंने इल्ज़ामात लगाया था चाइना के उस प्रोजेक्ट के हवाले से जिस पे चाइनीज़ बहुत ज़्यादा बरहम हुए थे और प्रोक्योरमेंट के हवाले से फिर उन्होंने कुछ चीज़ें चेंज की थी। लेकिन इस सिलसिले में चाइना के अपने अहम लोगों का भी कहना है कि सीपेक के ऊपर हुकूमत फ़ैसला करे कि वो क्या करना चाहती है। आइए मैं इसके बाद एक आपको और अहम न्यूज़ देता हूँ और वो है आईएमएफ की, जो पाकिस्तान में इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव, बहुत अहम रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनका नाम है ट्रीज़ा डेवन। उन्होंने अपने बयान में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बल्कि बहुत अहम उसमें जर्नलिस्ट थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि आईएमएफ को सीपेक के लोन के सारे डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान की हुकूमत ने दिए। ये वो लोन डॉक्यूमेंट्स है जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एग्रीमेंट हुआ था कि किसी को नहीं दिया जाएगा, और वो लोन डॉक्यूमेंट्स उसने इकरार किया कि ये सारे लोन डॉक्यूमेंट जो हैं, ये मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ इस स्टेटमेंट, कि उसने कहा कि सारे डॉक्यूमेंट्स हुकूमत पाकिस्तान ने दे दिया है। तीसरा कि हर हुकूमत, चाहे मुशर्रफ साहब, चाहे जरदारी साहब, चाहे पीपल्स पार्टी, चाहे पीएमएलएन, हर कहती है कि जी सीपेक हमने शुरू किया है और ये पाकिस्तान की इक़्तिसादी शहरग है और इससे पाकिस्तान का मुस्तक़बिल बहुत आगे जाएगा। क्या वजह, अभी मैं इसके ऊपर आगे चल के एक बात करूँगा, लेकिन आइए देखिए कि पाकिस्तान का ये सिपह सालार 2016 में, सुनिएगा इनके अल्फाज, आज मैं दे रहा हूँ, जो लोग सुन रहे हैं, जो व्यूअर्स हैं, ज़रा साबिक़ आर्मी चीफ, जब वो ये आर्मी चीफ थे तो उन्होंने सीपेक के मुतालिक क्या कहा, वो आवाज़ न सिर्फ उनकी थी बल्कि पूरे फ़ौज की थी, अदारे की थी और पूरे पाकिस्तान की आवाज़ थी, 22 करोड़ अवाम की आवाज़ थी। आइए सुनिए वो क्या कह रहे हैं। बाहमी एहतराम और बराबरी की बुनियाद के असूलों पर उस्तवार ताल्लुकात की खित्ते में सबसे बड़ी मिसाल पाक चीन दोस्ती है। इसका मुंह बोलता सबूत सीपेक। ये अजीम मंसूबा न सिर्फ हमारे इक्तसादी रवाबत को मजबूत करेगा बल्कि पूरे खित्ते की खुशहाली में मददगार साबित होगा। इसकी बरवक्त तकमील और तहफ़्फ़ुज़ हमारा कौमी फरीज़ा है। मैं यकीन दहानी कराना चाहूंगा कि हम किसी बैरूनी ताकत को सीपेक की राह में रखना नहीं डालने देंगे और ऐसी हर कोशिश से आनी हाथों से निपटा जाएगा। नाज़रीन, बहुत बड़ा जुमला है आर्मी चीफ का, और वो जुमला ये है कि बरवक्त तकमील और तहफ़्फ़ुज़ हमारा कौमी फरीज़ा है और बैनुल-अक़वामी ताकतें इसे सबोताज करना चाहती हैं, लेकिन किसी को इसमें दखल अंदाज़ी करने की हम नहीं इजाज़त देंगे और आईनी हाथों से निपटेंगे। इस सिलसिले में हमने कोशिश की कि हुकूमत के जो सबसे अहम नुमाइंदे हैं उनका नाम है खुसरो बख्तियार। हम दिखा रहे हैं कि हमने उन्हें कई फ़ोन किए कि वो आएँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, और ज़ाहिर है स्पेशल कमेटी में भी वो गए थे, उस हवाले से भी हमने बात करनी है, लेकिन खुसरो बख्तियार साहब
ने हमारे फ़ोन का जवाब नहीं दिया। फिर हमने व्हाट्सएप किया उनको, जिसको उन्होंने सीन किया, और यही सवाल हमने रखा था, आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने खुसरो बुख्तियार साहब से कहा कि आइए इस अहम मौके पे इतने अहम प्रोजेक्ट जिसके ऊपर जर्मन नशियाती इदारा जो बहुत मारूफ इदारा है वो कह रहा है कि सीपैक बंद कर दिया गया है, तो आप आके वजाहत कीजिए ताकि लोगों को पता चले। नहीं आए ना जवाब दिया। जी, इस हवाले से हमारे पास जो गेस्ट हैं हम उनका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ सलीम बुखारी साहब हैं, बड़ा नाम है, सीनियर सहाफ़ी। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी, एक बड़ा नाम है। सदाकत अली अब्बासी साहब MNA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत अहम आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। आपका शुक्रिया सर। लेकिन इस वक्त जो लाइन पे हमारे पास हैं इस इम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर, मैंने दो शख्सियात को लिए हैं। एक लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी हैं जो डिफेंस सेक्रेटरी भी रहे हैं और डिफेंस मिनिस्टर्स भी रहे हैं, बहुत नेशनल सिक्योरिटी के भी एडवाइज़र रहे हैं। इसके साथ साथ इस स्ट्रेटेजिक अफेयर के हवाले से मौजूदा हुकूमत के ये मेंबर भी हैं उस कमेटी में। और दूसरी तरफ सेनेटर मियां अतीक शेख साहब हैं जो सेनेट के स्पेशल कमेटी सीपैक के अहम मेंबर हैं। तो उनसे भी ज़रा पूछते हैं कि क्या हुआ है। पहले आते हैं जनाब नईम खालिद लोधी साहब, मेरा सवाल आपके सामने है। आर्मी चीफ का मैंने यह आपको क्लिप दिखा दी जिसमें उन्होंने कहा है कि बरवक्त तकमील और तहफ़्फ़ुज़ हमारा कौमी फ़रीज़ा है। दूसरा उन्होंने कहा है किसी बैनुल-अक़वामी ताकत को रुखना नहीं डालने देंगे। तीसरा उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी हरकत हुई तो आईनी हाथों से निपटेंगे। तो सर हम तो ये न्यूज़ सुन रहे हैं कि डॉक्यूमेंट सारा दे दिया IMF को, फिर हम ये न्यूज़ सुन रहे हैं कि बहुत अहम मोतबर ज़रा ये कहती है कि सीपैक बंद किया जा रहा है। तो अब इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे सर? इतना अहम प्रोजेक्ट जिसके बारे में आर्मी चीफ ने इतनी बड़ी बात की है वो आज मौजूदा हुकूमत में बंद हो रहा है, क्यों सर? बहुत शुक्रिया। मेरा अपना पहले तो ये ख्याल है कि कोई ऐसे क्राइम मौजूद नहीं है जिसमें हम ये कहा जाए कि सीपैक बंद हो रहा है। अलबत्ता स्लो डाउन के जो इंडिकेशन हैं वो शायद इस वजह से हैं कि देखिए, एक सीपैक का स्ट्रेटजिक लेवल है जिसमें ग्वादर है जो इसको मिलाने वाली शाहराहें हैं और चीज़ें हैं, और एक इसमें जो छोटे छोटे और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी के चाइनीज़ कंपनी के साथ मुख्तलिफ जो हैं वो मुआहदे हुए हैं। तो मेरे अपने ख्याल में उन मुआहदों में तो कोई ऊंच नीच हो सकती है क्योंकि वो चाइनीज़ कंपनीज हैं और कंपनी टू कंपनी जब मुआहदा होता है या उसमें कोई, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है चाइना की और उसमें अगर कोई कमी है या महसूस हुई है, स्लो डाउन है, तो वो मेरा ख्याल है कि इस वजह से है कि जो इस वक्त अमेरिका की तरफ हमारा झुकाव, बोले सर बोले जी, अमेरिका की तरफ जो हमारा झुकाव है, और अमेरिका जैसे आपको पता है कि हमारे कुछ लोगों के ज़हनों पर छाया हुआ है, और वो हालांकि हमें अच्छी तरह मालूम है कि अमेरिका ने हमें कई दफ़ा इस्तेमाल करके धुले हुए कपड़े की तरह फेंका है, और चाइना ने हमेशा बड़े मुतवातर तरीके के साथ हमारा साथ दिया है। बल्कि अब भी आपने देखा होगा कि कश्मीर के सिलसिले में उनके वज़ीर ख़ारजा भी आए और बाकी भी मामलात हुए। इन दोनों में फ़र्क यह है कि अमेरिका बड़ा ओवर्ट किस्म की डिप्लोमेसी करता है, छाती पे हाथ मार के बात करता है कि ये है वो है। चाइना की डिप्लोमेसी बहुत सटल है, बहुत खामोश है। ये हमारे अगर लीडर साहबान समझ जाएं, और ज़रूर समझते होंगे क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन भी हमारे मुकाबले में ज़्यादा है, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी उनके अंडर काम करती हैं, लेकिन मेरी समझ से ये चीज़ बाहर है कि स्वाय इस बात के कि शायद इस कदर घबराहट का हम शिकार हैं IMF की वजह से, FATF की वजह से, वर्ल्ड बैंक की वजह से, और वो सारे चूँकि अमेरिकन कंट्रोल में है, कि हम शॉर्ट टर्म फ़ायदों के लिए अपने लॉन्ग टर्म जो हमारे इंटरेस्ट हैं उनकी तरफ हम कम तवज्जो दे रहे हैं। किसी स्टेज पे मजीद आपसे बात करूंगा सर, मैं ज़रा उनसे भी बात कर लेता हूं। जनाब मियां अतीक साहब जो सेनेट के स्पेशल कमेटी, मियां अतीक साहब मेरा जो सवाल आपसे है दो है सर। एक तो सवाल ये है कि ये जो खुसरो बुख्तियार साहब आए थे आपकी कमेटी में, आप लोगों ने सवाल किया था, तो क्या बताया उन्होंने? कुछ बताया कि ये कहाँ पे खड़ा है, सीपैक कुछ आप लोगों को सेटिस्फाई किया? और दूसरा सर, KPK में जो सीपैक आपके जो आपकी वहाँ के जो सीपैक आपका एरिया बनाया गया उसमें जो इंडस्ट्रियल जोन था, उस हवाले से सुना है कि जी अरबों रुपए की वो ज़मीन जो है वो बेची गई है, लेकिन वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई काम नहीं है। ज़रा दोनों पे मुख्तसर मुझे कमेंट्स दे दीजिए सर।
डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छे तरीके से मैं ये कहूँगा कि आपने इस इशू को, जो आज का इशू है, जो पूरी कौम के लिए एक तशवीशनाक से हाल इख्तियार करता जा रहा है, सबसे पहली चीज तो ये, इसमें कोई शक की बात नहीं कि जिस तरह से पिछले कई सालों से, तकरीबन 4-4.5 साल से, मैं इससे पहले भी ये कमेटी थी पार्लियामेंट की, जो स्पेशल कमेटी फॉर सीपैक, उसका मेंबर मैं चला आ रहा हूँ। और यकीन कीजिएगा बहुत अफसोस से ये कहना पड़ता है कि चाहे पिछली हुकूमत की बात करें या आज की बात करें, अभी तो फिर भी चंद माह में कुछ चीजें नजर आई, कभी कोई वाज़े अल्फाज में कोई बात करता ही नहीं था। बिलखसूस जो हम पिछले 3 साल से देख रहे थे, मतलब जो पिछला 4 साल में, 1 साल छोड़ रही हुकूमत का, उससे पहले मुतअद्दिद बार, और मैंने इस पर बहुत सारी एडजर्नमेंट मोशंस लाई, मैंने रेजोल्यूशन के लिए भी दिया पार्लियामेंट में, लेकिन पिछले अदवार में कतई तौर पर कुछ नहीं हुआ। जहाँ तक एक चीज है, इंशाअल्लाह मैं फिर कहूँगा कि जैसे कि हमें फख्र है अपनी अफवाज पाकिस्तान पर, कि जहाँ जहाँ मुल्क को जरूरत हुई वो सामने आए। और आज आपने एक बड़ी अच्छी तजवीज दी है, जिसको मैं भी सेकंड करूंगा, कि आज के हालात में जिस तरह DGISPR मुख्तलिफ चीजों पर सामने आते हैं, इस पर भी जरूर सामने आए, और जो हमारे वक्त के जिम्मेदारान हैं, ओहदेदारान हैं, उनकी तरफ भी मैं तवज्जो दिलाऊंगा। जहां तक आपने कहा, मिनिस्टर साहब जब लास्ट हमारी कमेटी मीटिंग में तशरीफ लाए, तो हम उससे पहले चूंकि वो आए नहीं थे, अभी जो कल की हमारी मीटिंग थी, शायद हम कल किसी तौर पर भी उसको रख लेते, लेकिन वो भी कैंसिल इसीलिए हुई कि मिनिस्टर साहब की अपनी कमिटमेंट थी, जिनकी वजह से उन्होंने कहा कि आप कल हमारी जो सीपैक की मीटिंग होनी थी 18 तारीख को, उसको अब 1 हफ्ता आगे किया गया। जब हमने उनसे ये पूछा, कि मेरा सवाल ये था कि आप सिर्फ एक चीज बता दीजिए कि पिछले 5 साल में क्या काम हुए हैं, और अगर नहीं हुए तो उसकी वजह क्या है। तो ईमानदारी की बात है, आप यकीन कीजिएगा वो कोई जवाब नहीं दे सके, सिवाय इसके ये कहने के कि देखिए जी, जब से हम आए हैं हमने आके ये किया, हमने आके वो किया। आई सेड जी, आप जो कुछ भी कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन और मेरा कैटेगोरिक स्पेसिफिक सवाल था कि क्या चाइनीज हमारे जो काउंटर पार्ट हैं इस बड़े प्रोजेक्ट पे, देखिए सर, अभी उन्होंने बेल्ट रोड प्रोजेक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ शुरू नहीं करना, सीपैक तो एक हिस्सा है पाकिस्तान के साथ, उन्होंने अपनी तरफ से 80 से ज्यादा ममालिक में ये बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया है। अभी उन्होंने ऐलान किया है कि many $100 मिलियन जो है दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट, $400 मिलियन का उन्होंने ईरान के लिए कहा है। माजरत के साथ मैं ये समझने से काफिर हूँ कि आखिर क्यों, क्या वजह है कि जब एक मुल्क, इतना बड़ा मुल्क, जो जिसने, और जैसा कि अभी जनरल साहब ने भी ये बात की कि चाइना हर दौर में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, उन्होंने ये 40 बिलियन का प्रोजेक्ट जो करने का कहा, आज तक हम उनके मयार के मुताबिक काम नहीं कर सके। जी बुखारी साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूं, क्या कहेंगे इस पे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर दानिश, आपने बहुत ही सेंसिटिव इशू, बहुत ही सेंसिटिव दौर में खोल दिया है, और मेरा ख्याल ये है कि इसके ऊपर जितनी ताख़ीर करेंगे हम बात करने की, उतनी ही हमारी तबाही जो है वो करीब आती जाएगी। मुझे ये समझ में नहीं आती कि कितने अहम मंसूबे के ऊपर, जिसके बारे में आपने आर्मी चीफ के जज्बात भी हमें सुनवाए, और हमें इसके बारे में कोई इबाम नहीं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इससे जुड़ा है, के साथ जो घिनौना खेल खेला जा रहा है, हमें उसके बारे में बात करते हुए ना शर्माना चाहिए, ना हमें सोचना चाहिए कि इससे किसको तकलीफ पहुंचेगी। मैं कोई 21 मरतबा चीन गया हूं, जिसमें से 8 मरतबा सीपैक के वजूद में आने के बाद मैं मुख्तलिफ वज़राए आज़म के साथ और मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में मैंने शिरकत की है। मैं 3-4-5 बातें आपको जल्दी जल्दी अपने ज़ाती तजर्बे और इल्म की बुनियाद पर बता देता हूँ। एक तो जिन ममालिक को सीपैक से तकलीफ है, उनमें सबसे बड़ा सऊदी अरब, उसके बाद अरब अमारात, इसलिए कि उनकी बंदरगाहों का उनका ख्याल है कि बेड़ा गर्क हो जाएगा जब सीपैक में गवादर जो है वो कमीशन हो जाएगा। और तीसरा, वो जिसको हम नेक्सस ऑफ ईवल कहते हैं, अमेरिका, भारत और इजराइल, वो समझते हैं कि अगर सीपैक पाकिस्तान को मिल गया तो पाकिस्तान को फिर लगाम डालना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए मैं, अगर आप कहें तो 2 घंटे डिबेट कर सकता हूं आपके प्रोग्राम में, लेकिन मैं जल्दी जल्दी आपको ये बताना चाहता हूं कि हुआ क्या।
क्रेडिट इसका आप चाहे हसन जरदारी साहब को दे दीजिए जिन्होंने सबसे पहले इसके ऊपर MOU साइन किया, आप इसका क्रेडिट नवाज शरीफ साहब को दे दीजिए, शहबाज शरीफ को दे दीजिए, बेपनाह रफ्तार के साथ इस पर काम किया। अब क्या हुआ, 2 मिसालें मैं आपको देता हूँ। एक हमारे इकोनॉमिक एरिस्टोटल थे जिनका नाम था असद उमर। सबसे पहले आने के 1 महीने के अंदर उन्होंने कहा कि CPEC के तहत होने वाले मुआहदों पर हमें हमारी रिजर्वेशंस हैं। दूसरे अजीम मिनिस्टर जिनका नाम रज़ाक दाऊद साहब है, जिनके ज़ाती इंटरेस्ट पता नहीं कहाँ कहाँ घुसे हुए हैं, उन्होंने कहा कि ये जो मुआहदे हुए हैं ना सिर्फ ये मशकूक हैं बल्कि हम इनको रिविजिट करेंगे। इन दोनों के इन बयानात के बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना का ये बयान आया कि ओके आप ये सब कुछ कर लीजिए, हम मीन टाइम इसके ऊपर काम की रफ्तार स्लो कर देते हैं। उसके बाद आपको याद होगा पंजाब में जो शहबाज शरीफ के ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने पता नहीं चीनी कंपनी से क्या कर लिया, जिसकी वजाहत चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने न सिर्फ वजाहत की बल्कि कंडेम किया और इसको कहा कि ये वो लोग कर रहे हैं जो नहीं चाहते कि मनसूबा अपने पाया तकमील को पहुंचे। ये असल में एक रफ्तार के साथ जितने भी अमेरिकी गुमाश्ते हमारे मीडिया में हैं, हमारे सियासतदानों में हैं, उनका एक प्रोपोगंडा था कि चीन किसी का दोस्त नहीं है। यानी अमेरिका के तजर्बे को वो चीन के नाम पे डाल के मुतनफ़र करने की तसलसल के साथ एक कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई कमी अभी भी नहीं है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि भारत को, जो मैंने भारत का नाम लिया, कलभूषण क्यों आया था बलूचिस्तान में? अजीत डोवल जो उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था, उसके तहत एक सेल बना है जिसका $1 बिलियन फंड्स हैं और रॉ उसको यानी सुपरवाइज कर रहा है, जिसका टाइटल है डिस्ट्रॉय CPEC। तो हम कहाँ खड़े हैं? हम हमारे इन दोस्तों को, हमारे इन मुस्लिमों को, हमारी सियासी क़यादत को अब मैं क्या मशवरा दूं? मैं तो खुद अपने आप को कह लेता हूं कि हमें डूब मरना चाहिए कि हम पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मनों के हाथों में खेल रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में इस तरह के ख्यालात का इजहार करके मैं मुख्तसर करता हूं अपनी बात को। CPEC के बारे में चूंकि ये यकीन था मौत की तरह से इजराइल को, भारत को, अमेरिका को, ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन में न सिर्फ विसल ब्लोअर गेम चेंजर होगा बल्कि फिर पाकिस्तान को कंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस सब कुछ के बावजूद मैं आप पर छोड़ता हूं और अपने बाकी साथियों पर छोड़ता हूं कि इस नेशनल वाइटल इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट के बारे में हमारे रवैये इतने, मैं अब क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं डॉक्टर दानिश, फिर जो है वो पकड़ हो जाएगी मेरी, मगर मुझे शर्म आती है ऐसे मुल्क का एक सिटीजन होने के जिसकी सियासी क़यादत जो है या जिसका मीडिया जो है वो ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में इबाम पैदा करे। ठीक, सदाकत अली बासी साहब, मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ। हालांकि ये उस वक्त खुसरो बख्तियार साहब को हमने बहुत कोशिश की क्योंकि वो रिलेटेड थे, बहरहाल आप हुकूमत का हिस्सा हैं। सर, डॉइचे जो आपके वैली अखबार है, जो बहुत मारूफ अखबार है जर्मन का और तकरीबन 28 ज़बानों में उसकी आती हैं, उस पर उसने ये कहा है कि जी इस CPEC के रिलेटेड जो सबसे अहम अफसर है, बहुत अहम अफसर है, उसके ज़मानी उसने कोट किया है कि उसने ये कहा है कि जनाब मुराद सईद साहब ने जो है इल्ज़ामात जो लगाए थे उस पर चाइनीज़ बहुत बरहम हुए थे और इस सिलसिले में प्रोक्योरमेंट का उन्होंने तरीक़ेकार भी चेंज कर दिया था। और दूसरा उसने ये कहा है कि CPEC सुस्त रफ़ी के शिकार के साथ साथ अपने इख्तिताम के मराहिल पर है। ये बहुत बड़ी बात उसने की है कि CPEC मौजूदा हुकूमत बंद करने जा रही है अमेरिका को खुश करने के लिए। ये मेरे पास उसका स्टेटमेंट है, क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं मैं ये बात सुन रहा हूँ और मैंने बड़ी तामुल से बात सुनी है। मुझे उम्मीद है कि मुझे भी सुना जाएगा। मैं मरकज़ी हुकूमत का ऑफिशियल तर्जुमान भी हूँ और CPEC की जो पार्लिमानी कमेटी है उसका मेंबर भी हूँ, लिहाजा मुझे मौका दिया जाएगा ताकि मैं बात कर सकूँ। सबसे पहले जो भी यहाँ मफरूज़े पे बात हुई है, मैं हुकूमत की तरफ से स्ट्रांगली सारी बात को रिजेक्ट करता हूँ कि किसी जगह पे भी, किसी मरहले पे भी, किसी लेवल पे भी CPEC के प्रोजेक्ट को रोकने की, उसको बंद करने की या इवन स्लो करने की भी कोई बातचीत जितनी है वो खालिस्तन अफवाह साजी है। पाकिस्तान की तरक्की के दुश्मनों का कोई प्रोपेगेंडा हो सकता है। 24 सितंबर को, मंगल को और बुध को CPEC की पार्लिमानी कमेटी, जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भी हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून से SN इकबाल साहब भी हैं, बाकी लोग भी हैं,
उनका इजलास है और उसके बाद जो रिपोर्ट आती है वो मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है। पिछली मीटिंग में ML1 जो आपकी मेन लाइन वन है, जो तकरीबन 1600 किलोमीटर है, उसके सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी अप्रूवल दी गई है। आपका पसनी फिशिंग हार्बर जो CPEC का हिस्सा है, इसकी मंजूरी दी गई है। आपके जितने आपके इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल जोन्स हैं उसकी मंजूरी दी गई है कमेटी में। इसके अलावा इसके स्कोप को इंडस्ट्रियल जोन और बेल्ट रोड इनिशिएटिव के अलावा इसको सोशल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर और टूरिज़म को बेस बना के इसको एक्सपैंड करने की बात हो रही है। मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूँ कि ये सारी बातें सवाए अफवाह साजी के, बिल्कुल इसमें कोई हकीकत नहीं है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म बनने के बाद चाइना का दौरा किया, चाइना से बैलेंस ऑफ पेमेंट की 3 बिलियन से ज़्यादा की मदद लेकर आए। चाइना ने अभी कश्मीर इशू पे यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में जो इजलास हुआ उसकी सारी लॉबिंग, सारी मदद चाइना ने की बाकी जितना मुल्कों को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी बात सवाए अफवाह के कुछ नहीं है। बिल्कुल स्ट्रांगली मैं आपके तमाम जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको रिजेक्ट करता हूँ। इंशाअल्लाह हुकूमत समझती है कि पाकिस्तान, ये CPEC जो है ये पाकिस्तान की मुआशी तरक्की, पाकिस्तान की जो फ्यूचर का इकोनॉमिक एक पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस है, पाकिस्तान चाइना के जो बामी रिलेशनशिप है उसमें जो पाकिस्तान ने अपना रोल बढ़ाना है, जो ट्रेड बढ़ाना है, जो टाइज बढ़ाने हैं, उसमें ये बिल्कुल फोकल ये पॉइंट होगा और इसमें जितनी बातें हैं वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं। जी अच्छा सर, 2 बातें मैं यहाँ पे करता हुआ चलूँ, तेज़ी से आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूँगा। ये जो IMF की ट्रीज़ा डेवन है, उन्होंने सहाफ़ियों के सामने कहा है कि जी हमें CPEC के सारे लोन डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं। आप इसका भी इनकार करते हैं या इकरार करते हैं? एक चीज़, और दूसरा आपने जो कमर्शियल जोन और दूसरी चीज़ों के बारे में कहा है कि सारी अप्रूवल हो गई है और ये सारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है, क्या आप सर नेक्स्ट प्रोग्राम में हमें डॉक्यूमेंट्री कोई एविडेंस दे सकेंगे कि इसका स्टेटस इस मौजूदा 1 साल में कहाँ है? बस मुख्तसर सा सर। आप सिर्फ गूगल कर लें, जो पिछली मीटिंग हुई है मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे। काश मुझे पता होता कि आप CPEC डिस्कस कर रहे हैं। जो मेन लाइन 1 जो तकरीबन $3.82 बिलियन का मंसूबा शुरू होने जा रहा है, इस सारे रेलवे ट्रैक को इसकी स्पीड जो है वो 160-165 फी किलोमीटर करने का जो मंसूबा शुरू होने लगा है उसका सर मैं सिर्फ जो मैंने पूछा वो जवाब दे दें सर। आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स है सर? आपके पास जी आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो 9 कमर्शियल जोन, सर पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरेस्ट, सर प्लीज सर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरेस्ट जो CPEC में है वो रोड नहीं है सर, 9 कमर्शियल जोन है। मैं चाहूंगा कि 9 कमर्शियल जोन में एक साल के अंदर 2014 में शुरू हुआ था, 2019 हो चुका है, आपने कितने कमर्शियल जोन बना लिए हैं उसकी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो है ना आप नेक्स्ट प्रोग्राम में हमें दे दीजिएगा। मैं न्याजी साहब की तरफ आता हूं। न्याजी साहब क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? डॉक्टर साहब, पहले तो मैं यकीन जानूं कि आपका इतना मशकूर हूं कि इतना आपने अहम टॉपिक उठाया है, लेकिन इस टॉपिक के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि टू लिटिल टू लेट। अब बुखारी साहब ने जो कुछ कहा है वारदात हो चुकी है। डॉक्टर साहब, ये जो CPEC है ना ये कमर्शियल है और ना ये इसकी कोई जिसको कहना चाहिए कि आप इसको किसी और एंगल से देखें। ये एक स्ट्रेटेजिक अलायंस था पाकिस्तान और चाइना का, बल्कि पाकिस्तान चाइना का पूरी दुनिया के साथ। ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है, या जिसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का नाम भी दिया गया था, ये सारा अमेरिका ने भांप लिया था कि इसके अंदर जो मजमूत थी वो ये थी कि ये स्ट्रेटेजिक अलायंस था। तो वो टेक्निकली स्ट्रेटेजिक अलायंस जो है वो तिब्बई मौत मार चुका है। ये एक पूरा जिसको कहना चाहिए कि एक पूरा ब्लॉक डेवलप हो रहा था, जिसमें चाइना, रूस, तुर्की, ईरान और पाकिस्तान जो थे वो एक टेसिटली, अभी सामने पूरी तरह वर्क नहीं आया था, टेसिटली ये हैंड इन ग्लव हो रहे थे। मुझे याद है बुखारी साहब को मैं यादाश्त को मैं नॉक कर रहा हूँ, इन्होंने कुछ रेफरेंस दिया है
कि हम ट्रंप आया था सऊदी अरेबिया में और उसमें दर्जनों हेड ऑफ स्टेट आए थे और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आए थे, तो वहाँ पे हमारे साथ बड़ा तज़हीक अमेज़ सलूक हुआ था। और ये उसके फॉलो पे था कि चंद हफ्ते पहले चाइना के अंदर वहाँ पे भी दर्जनों हेड ऑफ स्टेट्स आए थे और नवाज शरीफ साहब गए थे, और नवाज शरीफ साहब वहाँ पे पुतिन और शी जिनपिंग के बाद सबसे इम्पोर्टेंट आदमी थे, हेड ऑफ उर्दगान। वो पूरी दुनिया ने देखा, वहाँ भी कुछ 36-40 हेड ऑफ स्टेट्स बैठे थे। और उसके बाद जब आए थे तो सलीम बुखारी साहब को याद होगा कि हम जब मीटिंग के बाद बुखारी साहब तो बहुत से खपा हुए थे कि इन लोगों ने हमारी क्यों इतनी बेइज्जती की या तो हमारी तौहीन की। तो जैसे नवाज शरीफ हमेशा एक कूल कस्टमर हैं, तो उनके साथ हम बैठ के जब अगले दिन लंच कर रहे थे तो मैंने कहा जी कि आप चीन के दौरे के बाद, मुझे तो कोई शक नहीं था क्योंकि ये मेरा ख़ास पैशन है ये टॉपिक। देखें, ये बात पहली बात ये थी कि इसके दो इफेक्ट्स आने थे, एक पाकिस्तान का इस्तेकाम और दूसरा पाकिस्तान की खुशहाली। आज जो इंडिया ने कश्मीर को हड़प किया है, आज जो आपके यहाँ एक कोलैप्स हुआ है, इकोनॉमिक कोलैप्स आ रहा है, आज जो आपके यहाँ एक पूरे का पूरा जिसको कहना चाहिए कि हर तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्यूर आ रहा है, ये वो सी पैक से जो पहलू तय की है, ये उसके असरात और समरात हैं। तफसील बड़ी है, मैं बिल्कुल उसमें नहीं जा सकता हूँ, आपका प्रोग्राम बड़ा एक महदूद सा है। जनरल साहब ने ये कहा है कि जी अमेरिका जो है वो हमें धुले हुए कपड़े तक फेंक देते। नहीं जी, वो हमें कपड़े से हाथ साफ करके या टिश्यू पेपर समझ के फेंक देता है। अमेरिका और इंडिया ने 76 साल तारीख में कोई मौका नहीं गंवाया कि पाकिस्तान के अंदर वो इस्तेकाम रहने दें। चाहे हमने 80s में अमेरिका का साथ दिया, वो उस वक्त भी नहीं भूला, हमने यहाँ पे फ़िरका वारायत देखी, हमने यहाँ पे जिसको कहना चाहिए महाजा, पठान, सिंधी, बलोची सबको आपस में लड़ते देखा। और उसके बाद जब मुशर्रफ साहब के वक्त आया तब भी बहुत पैसे आए, लेकिन हमारे साथ वो झगड़े धमाके सब कुछ लेके आया। ये उनकी स्ट्रेटजी कैसे कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के अंदर अनार्की चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर क्योस चाहते हैं, और ये उसका उन्होंने बार बार मुजाहरा किया। चाइना के इंटरेस्ट में नहीं था, चाइना यहाँ पे इस्तेकाम चाहता था, चाइना यहाँ पे खुशहाली चाहता था, क्योंकि तब ही पाकिस्तान को अपने तज़वीराती मामलात के लिए इस्तेमाल कर सकता। मैं खुदा गवाह 2014 से दर्जों दफ़ा एक फिक्र अपने कॉलम में लिखा, कोई और टॉपिक होता था मैंने कहा जी चाइना के लिए सी पैक ज़िंदगी मौत का मसला है, अमेरिका के लिए सी पैक ना बनना ज़िंदगी मौत का मसला है। चाइना सी पैक बना के रहेगा, अमेरिका सी पैक नहीं बनने देगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मुख्तसर मैं अर्ज़ करता चलूँ कि आज जो हमारे हालात हुए हैं, ये कोई ऐसा नहीं हुआ। चीफ साहब ने ये तकरीर जब की थी 6 सितंबर को की थी, मैं भी एक स्ट्रेटजी कॉन्फ्रेंस में मार्च 2016 में कोयटा में वहाँ पे चीफ साहब के साथ, राइल चीफ के साथ बहुत इंटरेक्शन हुआ। आमिर रियाज साहब हमारे वहाँ सदर कमांडर थे, हम 3 दिन इकट्ठे रहे, बहुत ही हमारा एक्सटेंसिव इंटरेक्शन हुआ। आर्मी की सारी जितनी हाई ब्रॉस है बड़ी क्लैरिटी, और सारे जानते थे कि अमेरिका इसको आड़े हाथों लेने के लिए बिल्कुल एक जिसको कहना चाहिए कि तकलीफ में है। अब सूरत हाल ये है कि ये जो 400 बिलियन जो ईरान की तरफ गए, यही 400 बिलियन आपके थे। आप कहते हैं खुदा गवाह कि मैं कहता हूं कि आपको क्या मिला, आपको वो कुछ मिल गया जो आप चाहते थे। आपने 4 साल गुजारे हुकूमतें गिराने के लिए, आपने पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम लाने के लिए, आपने इसके लिए सारे जतन किए, वो आपको मिल गया। 4-5 साल में इसी दौरान में अमेरिका को, जिसको हमने बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान से हमने निकाला था, पूरी तरह तो नहीं निकला था क्योंकि अमेरिका यहाँ फिर दोबारा आपने उसको गले लगा लिया, दोबारा उनको गले नहीं लगा दिया। आप उन्होंने हमारे गले लगा लिया, और अब ये देखना है कि अमेरिका पाकिस्तान को अमेरिका ने सीपैक बंद करने के ऊपर कितना पैसा देता है अमेरिका की, सऊदी अरब की लोगों की तारीफ करें। टाइम क्योंकि वक्त खत्म हो जाता है, हम मैं एक ब्रेक पे जाऊंगा नाज़रीन, टाइम बिल्कुल खत्म हो जाता है, ब्रेक फिर वापस आते हैं। इस वक्त वज़ीर आज़म जो हैं वो अमेरिका के दौरे पे जाने से पहले फिर सऊदी अरब चले गए, और सऊदी अरब का इस वक्त जो सिचुएशन है ख़ास तौर पे आरामको के हवाले से, ईरान और सऊदी अरब में बहुत सख्त तनाज़ा है, बहुत सख्त तनाज़ा है। सऊदी अरब हमारा इस्लामी मुल्क, ब्रदर मुल्क है,
और ईरान हमारा इस्लामी ब्रादर मुल्क भी है और हमसाया मुल्क भी है, तो पाकिस्तान को क्या स्टैंड लेना चाहिए इस तनाज़े में सर? हमारे ईरान के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, हमारे सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात तारीख़ी, रवायती और बिरादराना हैं, और वहाँ जो सरजमीन है उसके लिए हमारी जानें भी कुर्बान हैं, कोई दो राय इसके बारे में नहीं हो सकती। लेकिन एक बात से हमें इज्तनाब करना चाहिए, वो ये कि जो गंदा काम, जो डर्टी पॉलिटिक्स अमेरिका करना चाहता है उस रीजन में, हमें उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। उसका हिस्सा जो भी बने, हमें उसके साथ खड़ा भी नहीं होना चाहिए। मुझे बताएं ये कहने में क्या गलती है? हम इस खित्ते में अब अपनी सर्वाइवल के साथ साथ एक ये जंग भी लड़ रहे हैं कि जो मशरिक़ वुस्ता में इजराइल के दर्द में डूबा हुआ अमेरिका करना चाहता है, हमको उस बेहयाई का, उस बेहिस्से का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ये मैं एज ए नेशनलिस्ट कह रहा हूं। यहां पूरी इस गुफ्तगू में डॉक्टर दानिश में हल्फिया ये बयान करता हूं, कहीं पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, कहीं किसी पार्टी को एम्बेरस करना नहीं है। ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। दोनों इशू जो आपने आज उठाए हैं, इससे हमारा मुस्तकबिल जुड़ा है, इससे हमारी सालमियत जुड़ी हुई है। लिहाजा इसके ऊपर सियासत करने वालों पर मैं 1000 बार लानत भेजता हूं। मेरे ख्याल से इसके ऊपर एक कौमी सोच होनी चाहिए। ये किसी के बाप का मामला नहीं है, ये कौम का मामला है। तो मैं दरखास्त करूंगा अपने बाकी साथियों से भी और पूरे मीडिया से भी कि इन इश्यूज पर बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, इससे हमारी सालमियत जुड़ी है। ठीक है, मैं अब्बासी साहब आपकी तरफ आ जाता हूं कि ये तनाज़ा बढ़ रहा है, और अगर ये तनाज़ा किसी जंग की सूरत हाल या किसी ऐसी सूरत हाल में चला जाता है जो बहुत क्रूशल होता है, तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा सर? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान ने अमेरिका का विज़िट के लिए सऊदी क्राउन प्रिंस से रिक्वेस्ट की थी, जो उन्होंने करा के दिया। अभी दोबारा अमेरिका जा रहे हैं तो फिर सऊदी अरब की तरफ चले गए हैं वलीअहद से मिलने के लिए। कोई ख़ास बात है? और ये मुझे बताइए कि अगर ये दोनों तनाज़ा बहुत एक्सट्रीम पे जाता है तो पाकिस्तान किसके साथ खड़ा होगा सर? डॉक्टर साहब, जहां मेरी रिक्वेस्ट है कि जहां आपकी पाकिस्तान के आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी के बारे में और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में बात की जाए, तो मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत इसमें एहतियात बरती जाए। जो आपने मुराद सईद साहब के बयान का जिक्र किया या असद उमर साहब के बयान का जिक्र किया, उसके बाद के वाक़यात मैंने आपको बताएं कि पाकिस्तान को अमेरिका ने बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो फंसा पाकिस्तान था, जो मईशत पाकिस्तान की डुबो के चली गई थी पिछली हुकूमत, उसको निकालने के लिए अमेरिका ने आपको इंतहाई कम तरीन शराइत पे आपको हेल्प दी। इसके बाद जो अभी आपने इंडिया ने जो ये आपका कश्मीर पे 370A और 35A जब ख़त्म किया, तो उस वक्त जब शाह महमूद कुरैशी साहब गए तो बड़ा मुस्बत रोल प्ले किया उसमें चाइना ने। और अभी भी चाइना के साथ जो मामलात चल रहे, जैसे मैंने कहा कि CPEC को मजीद उसका दायरा कार वसी करने पे जो बातें हो रही है, तो इसको मैं जरा वजाहत को, मेरा ख्याल है आपने रजिस्टर नहीं किया। अब जो जी कौन सा दिया अमेरिका ने लोन? मैं अमेरिका नहीं, मैं चाइना की बात करूं, सॉरी वर्ड नहीं, अच्छा वो आपने अमेरिका कह दिया था, मैं चाइना की बात कर रहा हूं। हो सकता है मेरे मुंह से अमेरिका नहीं हो सकता, गलती हो गई। मैं कह रहा हूं कि जो ये आप बातें कर रहे हैं, जिन बयानात का आपने जिक्र किया है, उसके बाद जो चाइना से डील हुई है, वज़ीर आज़म का दौरा हुआ है और चाइना ने जो हमारी मदद की है, तो ये सारी बातें अखबारात की हद तक हैं, बयानात की हद तक हैं। एक कन्फ्यूजन जब एक बयान की हुई थी, उसकी वजाहत भी आ गई थी वो हमारे और जो आने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो चाइना के साथ पाकिस्तान के अपने ताल्लुकात हैं। सऊदी अरेबिया के साथ हमारी हमें इस वक्त इशू है, जो हमने आपको पता है कि OPEC के साथ सॉरी अपनी OIC के साथ जो डील करना है कश्मीर के इशू पे, तो पाकिस्तान कभी भी ईरान और सऊदी अरब के दरमियान पार्टी नहीं बनेगा। पाकिस्तान की जो रोल बढ़ता जा रहा है हमारी मुस्लिम वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में, उसकी अहमियत को आप जाने। ये जो चीज़ें कही जा रही हैं, मैं टोटली ये समझता हूँ कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। इमरान खान जब वज़ीर आज़म बने, उसके बाद सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात पहले ख़राब थे, वो ठीक हुए। उन्होंने हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने की बात की, और इसके साथ साथ ईरान से भी जो मामलात चल रहे हैं वो बिल्कुल पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह पाकिस्तान ना इधर का पार्टी बनेगा ना उधर की पार्टी बनेगी। जहाँ तक आपका मतलब
हमारे हरमैन शरीफैन की बात है, वो पाकिस्तान की स्टेट की पॉलिसी है। अगर कोई सऊदी अरेबिया पे हमला करेगा तो पाकिस्तान उसका दिफा करेगा। बाकी सारी बातें मैं समझता हूँ कि ऐसी स्पेकुलेशन है और ये चीज़ें चलती रहती नहीं। अगर 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 ईरान और सऊदी अरब में लड़ाई छिड़ गई दो मुस्लिम ममालिक में, तो आप कहते हैं कि पाकिस्तान सऊदी अरब का दिफा करेगा? मैंने ये बात नहीं की, ये बात इस तरह बैठ के शायद इसका फैसला टीवी पे हो भी नहीं सकता, लेकिन पाकिस्तान की रियासत की बड़ी क्लियर पॉलिसी है कि वो इस तरह की कोई एक साइड नहीं लेगा। इससे पहले भी जब यमन के मामलात में बात हुई, लेकिन पाकिस्तान ने जो हरमैन है मक्का मदीना है, उनके दिफा की पाकिस्तान की स्टेट की अंडरस्टैंडिंग है सऊदी अरेबिया के साथ, लेकिन कभी पाकिस्तान ईरान के मक्का और मदीने की बहुत सही आपने बोला, अच्छा कर दिया, वो न्यूट्रलाइज कर, बहुत जबरदस्त आपने बात कर दी, बहुत जबरदस्त, बहुत ज़बरदस्त बात की है आपने, क्लियर कर दिया, बहुत ज़बरदस्त। मक्का और मदीना पूरे मुसलमानों का है और यकीन ईरान का भी है और तमाम मुस्लिम ममालिक का भी है, तो सब मुस्लिम ममालिक इसके लिए खड़े हो जाएंगे। लेकिन सऊदी हुकूमत के लिए अगर लड़ाई होती है ईरानी हुकूमत से, तो वहाँ पाकिस्तान उसी तरह का रोल अदा करेगा जो यमन और सऊदी हुकूमत के दरमियान था। बड़ी अच्छी वजाहत कर दी आपने। मैं एक ब्रेक में जाऊँगा, हाजी साहब की तरफ आ जाऊँगा। वेलकम बैक। मैं यहाँ खुदाई कसम एक बात कहना चाहता हूँ, जबकि ये खुदा की कसम का एक लफ्ज़ लिया है कि अगर आज पाकिस्तान की मईशत पे हमारे अब्बासी साहब होते, जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सदाकत अली अब्बासी साहब मिनिस्टर, नौमान वज़ीर साहब पीटीआई के होते, कारकुन पाकिस्तान के, या इसी तरीके से और पीटीआई का कोई अहम आदमी होता, तो ये सीपैक कभी बंद नहीं होता, ये उस तरफ नहीं जाता। आज सीपैक, आज आईएमएफ ने टोटल कंट्रोल किया हुआ। हफीज़ शेख, इशरत हुसैन और जो आपके बैठे हुए दूसरे लोग हैं, वो सब के सब आईएमएफ के नुमाइंदे हैं, वफादार हैं, और आईएमएफ का मतलब अमेरिका है। जी न्याजी साहब, क्या कहते हैं, ये ईरान और सऊदी कॉन्फ्लिक्ट पे अगर पाकिस्तान क्या रोल अदा करेगा? वज़ीर आज़म गए भी है, आप क्या उम्मीद रखते हैं? डॉक्टर साहब, असल में आपने मेरा क्राइसिस है कि आपने पीटीआई का एक इंतहाई भले मानस जो है और बहुत मुदल्लल और दलील के साथ गुफ्तगू करने वाले हमारे दोस्त सदाकत अब्बासी साहब को बिठाया हुआ है, और ये आप ज़्यादती करते हैं। आपको ऐसा बंदा लाया करें जिसकी नॉलेज जो है वो कम हो। और सदाकत अब्बासी साहब मैं चंद दिनों से देख रहा हूँ, खुदा गवाह है कि आप उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, बुखारी साहब उनके अल्फाज का साथ नहीं देती। आप देखें कि वो उनके अंदर जो एक ज़ील है वो ख़त्म है। देखिए, मैं चंद बातें को बताता हूँ। मार्च 2015 में नवाज शरीफ साहब जाते हैं 3 रोज़ा सरकारी दौरे पे सऊदी अरेबिया। अब आप देखें, किंग सुलेमान, बनफ्स नफीस, क्राउन प्रिंस मुकर्रम, डिप्टी क्राउन प्रिंस नाइफ बिन अब्दुल अजीज़ और सारी काबीना एयरपोर्ट पे नवाज शरीफ को रिसीव करती है। आज तक एक इस्तकबाल बना दे। उस वक़्त उन्हीं दिनों में ओबामा आया था, ओबामा को भी लेने कोई नहीं गया था। आप अभी सारा गूगल करके देख लें कि मार्च 2015 में, बुखारी साहब सुन रहे हैं आप, नवाज शरीफ से ज़्यादा अच्छे तल्लुकात नवाज शरीफ से ज़्यादा अच्छे तल्लुकात किसी के, मेक नो मिस्टेक, वो बिल्कुल नहीं थे। दुनिया शशदर रह गई थी उस इस्तकबाल को देख के। गॉर्डन ऑफ ऑनर दिया था वहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर, जो कि किंग सुलेमान के लिए खड़ा होना मुश्किल है एयरपोर्ट पे। फिर उसके बाद महल में गए और यकीन आनो कि इतनी लंबी जिसमें मीटिंग जो है शायद ही किसी के साथ की हो। अब इस दफ़ा क्यों नहीं हुआ? जब हमने कहा यह तल्लुकात क्यों ख़राब हुए, ख़राबी तो इस वजह से हुए थे कि यमन पे आके हमने कहा कि हमने नहीं फौज भेजी। अब हमारा चीफ जो है, हम किसको धोखा दे रहे हैं? हम अपने आप को दे रहे हैं। हमारा चीफ यमन को हेड कर रहा है, इत्तेहादी फौजों को हेड कर रहा है, एक्स चीफ। वो क्या है कि हम पैसे भेज रहे हैं। दूसरी बात यह कि ईरान आदी है पाकिस्तान की इन अटकट पच्चुओं से और चू चलाकियों से। वो जानते हैं गेम हो गई है। हजूर, मैं एक ही बात में कहता हूँ, आपने मुल्क को बर्बाद कर दिया है। मैंने कॉलम में लिखा था कि मेरी लम्हा फिक्री है कि पे बैक टाइम क्या होगा।
4-5 साल में जब मैं जिक्र करता हूँ, ये आप जो काम कर रहे थे बाज़ाहिर हमारे मुल्क के अंदर की चीज़ थी, बाज़ाहिर हम एक मुल्क को गिरा रहे थे, उसके बाद जो हमने जहाँ पे पहुँचना था यही नतीजा निकलना था। डॉक्टर साहब खुदा को मुझे कोई तकलीफ इतनी होती है कि वो जो इत्तेहाद रूस खुद ब खुद आके यहाँ एक्सरसाइज कर रहा था पाकिस्तान में फौजियों की, हमारा एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो गया था। आज हम जो है यकीन जानो ना उसमें है ना उसमें है। अब चीन की वो जो तलकात फार्मर थे वो वही के रही वही है। ठीक है, वक्त खत्म हुआ चला था सर, माफी चाहता हूँ, आज आपको पूरा टाइम नहीं दे सका, मैं माफी चाहता हूँ। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए।